हाय सेल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे सीबीएसई, आरबीसी, एचबीएससी में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस देखने हमें बेसिकली। वैसे तो ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके तीनों एक्सपेरिमेंट्स है, बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। तीनों तो एक्सपेरिमेंट हो गए, ठीक है। मेसल्सन का एक्सपेरिमेंट हो गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो चुका है, फिर और किसका था, हार्श एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हो गए। इनके अलावा बायोकेमिकल नेचर, तो तीनों एक्सपेरिमेंट प्लस बायोकेमिकल नेचर। इनके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड अलोंग विद इट लैक ऑपेरॉन। ये कुछ टॉपिक्स है जहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली 3 मार्क्स 5 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग, कि जो डीएनए पैकेजिंग होती है, हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो काफी लंबा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और वो टिपिकल न्यूक्लियस के डायमेंशन से बाहर निकल सकता है अगर मैं उसको स्ट्रेच कर दूं तो इतने बड़े डीएनए को रखेंगे कैसे, उसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। तो पैक करने के लिए डीएनए हमें पता है कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम क्या करेंगे, रैप अराउंड सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, ठीक है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड हम इसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए पैकेजिंग। और ये कौन से प्रोटीन होते हैं, ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कौन से प्रोटीन्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, विच आर बेसिकली रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड। जो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो चार्ज कैसा होगा इन पे, पॉजिटिव। तो मेरा हिस्टोन, ये मेरा बीच में क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर हो गए, ठीक है। इसमें कौन, ये किसमें क्या क्या होंगे, H2A, H2B, H3 एंड द H4, और दो दो होते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ये वाला है मेरा H1 हिस्टोन। ये वाला कौन सा है मेरा, H1 हिस्टोन। और ये जो देख रहे हो ये क्या है, डीएनए है। तो इस पे चार्ज हो चुका है पॉजिटिव, और इसके अराउंड रैप कौन हो गया है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए। इस तरह से डीएनए क्या करवाई जाती है, पैकेजिंग करवाई जाती है। तो इन्होंने हिस्टोन का काम पूछा है कि द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग, कि डीएनए हिस्टोन का काम क्या होता है। दे प्ले ए रोल इन जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प डीएनए टू वाइंड अराउंड इट, डीएनए को अपने अराउंड वाइंड करने में हेल्प करते हैं। द हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ये कैसे चार्ज प्रोटीन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होंगे, विच कैन इजिली बाइंड टू नेगेटिव, जो इजिली नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो हिस्टोन के बारे में कुछ बता दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको डायग्राम भी बनाना होगा टिपिकल न्यूक्लियोसोम का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब जो डीएनए होता है ना, ठीक है, जब उसकी पैकेजिंग कराते हैं दो टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं, एक तो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। जो हाईली कंडेंस डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो क्या होता है जिसके अंदर हाईली कोइलिंग हमें नहीं देखने को मिलती उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एनसीईआरटी कहती है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए इसको अनवाइंड करना होता है ना, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शनली हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कंडेंस फॉर्म होती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देख लेते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन इज अ टाइटली पैक्ड डीएनए, टाइटली पैक्ड डीएनए को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन। विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जब हम इस पे स्टेन करते हैं तो स्टेन कैसा होता है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन स्टेन्ड इन एन एक्सट्रीम न्यूक्लियर स्टेन, ठीक है। बहुत ज्यादा गाढ़ा स्टेन देखने को मिलता है, लेकिन जहां पे हमें लाइट स्टेन देखने को मिलेगा, जहां पे पैकेजिंग कम होंगी, ठीक है, वो कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइटली पैक्ड डीएनए, लाइटली पैक्ड डीएनए होता है, विच कैन बी आइडेंटिफाई व्हेन स्टेन्ड इन अ लेस न्यूक्लियर स्टेन, ठीक है, लेस न्यूक्लियर स्टेन से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो, कौन सा नहीं हो, वो भी बता दिया। नेम एनी 3 वायरस विद आरएनए। देखो यूजुअली ऑर्गेनिजम्स के पास में क्या होता है, डीएनए एज एन जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायरस के पास क्या होता है, आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। वो कौन कौन से वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन वायरस के पास में क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने को मिलता है। गिव अ रीजन फॉर द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये अपना क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन से आया हुआ है, ठीक है, कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन करवाई जाती है तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है। तो एक साइड में तो क्या बन रहा होता है, डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा होता है, और एक साइड में क्या होता है, वहां पे ब्रेक्स आते हैं, ऊपर जाके फ्रेगमेंट आते हैं।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो सीधी सी बात है, जो डीएनए पॉलीमरेज हो लेता है ना, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा नखरीले टाइप का होता है, ठीक है, इसके थोड़े से नखरे होते हैं, तो ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो जिससे कॉपी बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिससे कॉपी बनाएगा। अब ये वाला क्या है? ये वाला तो क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर लेगा। लेकिन ये वाला क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो इस वाले में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं कर पाता ये, क्योंकि बीच बीच में इसको प्राइमर जोड़ने पड़ते हैं, बार बार में इसको लेके आना पड़ता है, ठीक है, बार बार में प्राइमर लगाएंगे तो स्ट्रैंड कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। चलो आंसर देखते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज नेचुरली अकर, नेचुरली कौन सी डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इन द डबल स्ट्रैंड डीएनए द स्ट्रैंड आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। डबल स्ट्रैंड डीएनए में क्या होंगे? जो दोनों स्ट्रैंड होंगे एक दूसरे के पैरेलल एंड एंटी पैरेलल होंगे। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोथ द स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे। ओनली वन, और वो वाला डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, कैन सिंथेसाइज द पैरेलल स्ट्रैंड, वो क्या सिंथेसाइज करेगा? एक पैरेलल स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा। द अदर स्ट्रैंड, लेकिन वो जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 टू 3 है, इस सिंथेसाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और इसमें स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए बनता है जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दिस इज द रीजन, इसीलिए एक स्ट्रैंड तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करवाता है और एक क्या करवाता है? कंटिन्यूअस सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा डिटेल में मैंने क्लास वगैरह में पढ़ाया हुआ है, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखना है वो देखना है। तो दो स्ट्रैंड है, ठीक है, एक की पोलैरिटी हो चुकी है देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक की हो चुकी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बता चुका हूं जो डीएनए पॉलीमरेज उसके नखरे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? हमेशा 5 टू 3 जाना पसंद करता है, तो 5 टू 3 जाएगा, तो ये वाले में तो उसको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, अपोजिट है तो यहां तो वो चला जाएगा। लेकिन यहां इस साइड में उसको दिक्कत आएगी, इस साइड अगर उसको दिक्कत आएगी तो हमें बीच बीच में तोड़ना पड़ेगा, वहां पे प्राइमर साइड करने पड़ेंगे, प्राइमर साइड करेंगे तो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा। तो ये हो चुका है, ठीक है, ये बना देना आपको। द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेंशन बिलो। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो आपको ऐसा कुछ सीक्वेंस वगैरह दे दिया है, 3' टू 5' कोई सीक्वेंस दे दिया है किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, इसमें आपको बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी अगर ये 3 टू 5 है तो हमें क्या बताना है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 टू 3 बताना है। यहाँ पे पहले क्या है? पहले ए है, तो ए के अपोजिट क्या आएगा? यहाँ पे ए के अपोजिट टी, ए के अपोजिट टी, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट टी, इस तरह से कुछ आएगा। फिर हमें इसका बताना है एमआरएनए, तो एमआरएनए जो इससे बनेगा डीएनए से, तो हमें पता है कि ये हमेशा 5 टू 3 बनेगा। 5 टू 3 बनेगा तो टेम्पलेट वाला कैसा होना चाहिए? 3 टू 5 होना चाहिए, और ये वाला कौन सा है? कोडिंग है, तो ये टेम्पलेट वाले के अपोजिट बनता है। या फिर हम कह सकते हैं जो भी कोडिंग सीक्वेंस है बस उसमें थाइमिन की जगह क्या लगा दो? यूरेसिल, यू यू ए सी जी ए, ऐसा कुछ हमारा क्या बन जाएगा? आरएनए का सीक्वेंस बन जाएगा, हम बना सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड बन चुका है टेम्पलेट से। और एमआरएनए क्या बनेगा? बस इसमें टी की जगह क्या लगाना है? यू यू ए सी जी, यू सी जी ए, यू ए यू सी सी, ठीक है, ये अपना एमआरएनए बन चुका है। मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ एयूजी कोडोन। एयूजी जो कोडोन होता है उसके 2 फंक्शन बताने हैं। तो आऊजी जो कोडोन होता है, मैं इसको आऊजी बोलता हूं, तो आऊजी कोडोन के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और दूसरा इनिशिएटर या फिर स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है, इसके ड्यूअल फंक्शन हो गए। द एयूजी कोडोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्ट कोडोन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, पहली बात तो। द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एयूजी कोडोन इंक्लूड, इसके 2 फंक्शन क्या है देख लो। एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, एक अमीनो एसिड इसका नाम क्या है? मिथ्योनिन, उसके लिए कोड करता है। दूसरा क्या है? इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है। इनिशिएटर कोडोन यानी जो प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, यानी ट्रांसलेशन, उसको स्टार्ट करवाने का भी काम यही करता है, तो इसके ड्यूअल फंक्शन हो गए। फिर ये टेबल अपनी कोडोन्स वगैरह की जो आपको एटलीस्ट बनानी तो आनी चाहिए। बनाओगे कैसे? यहां पे लिख लिया हमने 4 डब्बे बनाए, उन 4 बॉक्स के अंदर और 4 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। यहां पे लिखा UCAG, यहां लिखा UCAG, एंड यहां UCAG UCAG UCAG। तो पहला U, दूसरा U, फिर U, तो UU, पहला U, दूसरा U, फिर C, तो UUC, U, फिर U, फिर यहां क्या है? A, तो UUA, फिर U, फिर U, फिर G। ये टेबल आपके बनाने आ सकती है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट
बनानी आनी चाहिए कि हाउ टू मेक दिस। ये याद नहीं करना कि कौन सा क्या बनाएगा, लेकिन टेबल तो बना ही सकते हो ये वाली कोडॉन वाली, इजी है। ठीक है, बस यहाँ पे भी यूसीएजी लिखा, यहाँ भी यूसीएजी लिखा, और यहाँ पे हर बॉक्सेस में यूसीएजी लिख दिया, फिर ये बना दोगे आप। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा में मोलिकुलर बायोलॉजी क्या कहती है भाई, कि डीएनए से डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। यही क्या अपनी सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। किसने दी थी? फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी व्हिच स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फ्लो की डायरेक्शन बताता है कि डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें अगर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, और अगर आरएनए से, किससे? आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन एंड इंट्रोन्स, की एक्सोन क्या होंगे? एक्सोन वो वाले सीक्वेंस होंगे जिनको ये अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस बोल सकते हैं। इंट्रोन्स क्या है? इंटरप्टेड सीक्वेंसेस। वो वाले सीक्वेंसेस जो मैच्योर आरएनए में हम देखने को मिलेंगे उनको बोलते हैं एक्सोन्स, जो नहीं देखने को मिलते उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोन्स। ठीक है, तो ये एक मेरा एमआरएनए मैंने सिंथेसाइज किया, इसमें कुछ पार्ट क्या होता है? एक्सोन होता है जो मैच्योर आरएनए में देखने को मिलेगा, कुछ होता है इंट्रोन्स। इंट्रोन्स को हमें क्या होता है? हटाना होता है बाय द प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। बाय द प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करवाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होगा जिसको क्या बोलेंगे? स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देखना था। रीजन ऑफ जीन विच बिकम अ पार्ट ऑफ एमआरएनए, वो वाला जीन का रीजन जो मैच्योर एमआरएनए का पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सोन। जो मैच्योर एमआरएनए का पार्ट नहीं उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोन्स। एक्सोन क्या करेगा? कोई ना कोई प्रोटीन बनाने के लिए कोड करता है, लेकिन इंट्रोन से कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं बनता, नॉन कोडिंग होते हैं। एक्सोन कैसे होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट डज ईच वन इंडिकेट, कि भाई जेनेटिक कोड में कुछ स्टॉप कोडॉन होते हैं। कोड कैसा होगा? अनएम्बिगियस कोडॉन्स होंगे, डीजनरेट कोडॉन होंगे, यूनिवर्सल कोडॉन होंगे। इनका मतलब समझाना है, और ये ना देके आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ दी कोडॉन्स वगैरह, जेनेटिक कोड के साइलेंट फ्यूचर पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली। तो आपको बताना है कि पहले तो कुछ होते हैं स्टॉप कोडॉन, कैसे? यू यू यू, ए ए जी, एंड जी ए ए। पहले 3 बार यू लिख लो, फिर आग लगा दो, फिर आग को उल्टा कर दो। तो ये क्या है? मेरे स्टॉप कोडॉन्स है। ठीक है, जो किसी भी टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनको बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। ठीक है, कोड कैसा होता है हमारा? जेनेटिक कोड कैसा होगा? अनएम्बिगियस कोडॉन्स, यानी फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड। जैसे ये जो कोड है, ये इससे सिर्फ एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा। ये नहीं है कि यू सीसीजी प्रोलिन भी बना रहा है एंड सीसीजी मिथायोनिन भी बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सीसीजी या तो सिर्फ प्रोलिन बनाएगा या फिर सिर्फ मिथायोनिन बनाएगा। ठीक है, जैसे एयूजी है तो एयूजी से सिर्फ और सिर्फ मिथायोनिन ही बनेगा, एयूजी से लाइसिन वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक कोडोन से सिर्फ एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा, तो कोड कैसा है? एनएम्बिजियस है। दूसरा जो है कि ये जो कोड है ये क्या है? डीजनरेट है, कि एक कोडोन से सिर्फ एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा। लेकिन जो एक अमाइनो एसिड है इसको बनाने के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? कि एक कोड से सिर्फ एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा, सिर्फ एक ही टाइप का क्या बनेगा? अमाइनो एसिड बनेगा। इसको तो बोलते हैं एनएम्बिजियस। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड है इसको बनाने के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, तो कोड कैसा है? डीजनरेट है। कैसा है? डीजनरेट। फिर क्या है? कुछ यूनिवर्सल कोडोन्स होते हैं। ये जो कोडोन जेनेटिक कोड ये कैसे है? यूनिवर्सल है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में एयूजी से हमेशा मिथ्योनिन ही बनेगा। ठीक है, सीसीजी से प्रोलिन ही बनेगा। ठीक है, तो ये कोड कैसा है? यूनिवर्सल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड सम प्रोटोजोआ के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा साइलेंट फीचर्स और क्या हो सकते हैं? कि भाई एयूजी के ड्यूअल फंक्शन होता है, ये साइलेंट फीचर हो सकता है जेनेटिक कोड का। दूसरा कि जो जेनेटिक कोड है वो कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है, वो कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है, यानी उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क वगैरह नहीं होता है, कोई कोमा नहीं होता है। ठीक है, कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है। व्हाट इज अमाइनो एसिलेशन? अमाइनो एसाइलेशन
यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को जब हम चार्ज वगैरह करते हैं ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिलेशन। का फायदा क्या है, देखो, अमाइनो एसिलेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज अ प्रोसेस, ये वो वाली प्रोसेस है इन विच द अमाइनो एसिड, जिसमें अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी। अभी एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसको एडीपी में तोड़ा जाएगा और एडीपी को किस में तोड़ा जाएगा, एएमपी में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, मतलब न्यूक्लियोटाइड कैसे चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन बेस कैसे चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए ना, तो फॉस्फेट वगैरह हटाएंगे ना, तो जब फॉस्फेट हटा रहे हैं तो यहां से एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी क्यों जरूरी है, ताकि जब दो, एक मान लो टीआरएनए है, इसके साथ अमाइनो एसिड, एक और टीआरएनए इसके साथ अमाइनो एसिड, जब ये दो पास में आए तो आपस में बाइंड कर जाए इजीली एनर्जेटिकली, इसलिए इनको चार्ज करवाना होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिलेशन, द चार्ज टीआरएनए कैरी अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं टू द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ऐसे ही दो चार्ज टीआरएनए जब पास में आएंगे तो एनर्जेटिकली उनमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए अमाइनो एसिलेशन करवाना होता है। एक बार आंसर देख लो डायरेक्टली क्या लिखना है तुम्हें इसके अंदर, क्यों, क्योंकि पूरी प्रोसेस तो डिटेल में करवानी होती है, जो हमने की भी है। क्वेश्चन 15, although a prokaryotic cell has no defined nucleus yet DNA is not scattered throughout। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो सेल के अंदर बिखरा नहीं होता। इसका रीजन क्या है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, चलो लिख दिया हमने पहली क्वेश्चन से ही देख के लाइन। हाउएवर द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, लेकिन फिर भी डीएनए स्कैटर नहीं होता है थ्रू आउट द सेल। देखो दो लाइन मुफ्त की हमें क्वेश्चन से मिल गई है, अब इसका रीजन बताना है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नेगेटिव चार्ज, इसमें जो नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है वो कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के अराउंड बाइंड होता है कुछ रीजन्स के अंदर, कुछ जगह में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इन दिस रीजन डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस रीजन में डीएनए ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप के अंदर। ठीक है, बाइंडेड बाय सम प्रोटीन, हेल्ड बाय सम प्रोटीन्स। व्हाट इज एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर वो वाली जगह है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, रेप्लिकेशन साइकिल स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ORI, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन हर जगह कहीं भी स्टार्ट नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन ही होती है जहां से वो स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ORI। सो देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन इन डीएनए नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज अ साइट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, ये वाली जगह होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इट हेल्प इन प्रोपगेशन ऑफ पीस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के टाइम भी काम आता है। ठीक है, और ORI पे ही डिपेंड करता है कि कितनी डीएनए की कॉपीज वगैरह बनेगी। राइट 4 गोल्स ऑफ एचजीपी, बता चुका हूं, एचजीपी अच्छे से कर जाना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के काम क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डाटा एनालिसिस, जो भी हमें डेटा वगैरह मिला है उसको हमें यूज करना है। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में या फिर कंपनीज वगैरह में डिलीवर करवाना है, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है। पूरे एंटायर जीने को हमें क्या करना है, सीक्वेंस बताना है। फिर ह्यूमन जीनोम में कौन से जीन से क्या काम होता है हमें वो पता लगाना है। फिर इन सबको डेटाबेस में स्टोर करना है और आगे कंपनीज के साथ शेयर करना है। तो ये सारे काम किसके, हमारे एचजीपी के। डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि भाई जो अपना डीएनए होता है, ठीक है, उसके अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, हमें वो बताना है। कि मान लो ये तो क्या अपना पॉलीमरेज है, इस पॉलीमरेज का काम, ये पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में जाना पसंद करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में जाएगा। तो जिससे ये कॉपी बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 3' to 5', उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 3' to 5'। तो ये वाला तो हो गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला तो क्या हो गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला क्या हो गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो चुका है। ठीक है, इसके जो अपोजिट वाला होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3', सेम एज द पॉलीमरेज की डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। जो एक्चुअल में कोड नहीं बना रहा होता है, बस इनकी पोलैरिटीज वगैरह सेम होती है, इसलिए हमने नाम रख दिया, इसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसका अपोजिट वाला क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ये बात बता दी। नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कहां से आएगी, भाई जो एटीपी, जीटीपी, ये जो ट्राइफॉस्फेट्स वगैरह होते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स वगैरह, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इनको हम मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड में और कोडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस, जब भी डिफरेंस पूछे हमें टेबल ही बनानी होती है बेसिकली। इट इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करे, जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको तो हम क्या बोल देंगे, उसको तो हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको तो हम क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। द पोलैरिटी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3' to 5',
ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की पोलैरिटी के अपोजिट, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसकी क्या होगी, सेम होगी आरएनए पॉलीमरेज की जैसी 5' to 3'। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री, इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो अपोजिट होंगे किसके, एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है। इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सेम होंगे जो हमारे एमआरएनए पे प्रेजेंट होंगे, बस फर्क क्या है कि डीएनए पे थायमिन देखने को मिलेगा और आरएनए पे यूरेसिल देखने को मिल जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। अ डीएनए सेगमेंट हैज टोटल, एक डीएनए सेगमेंट है जिसके पास 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच 240 ऑफ देम आर एडेनिन, उनमें से 240 क्या है, एडेनिन है, कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है। हाउ मेनी पिरामिडिन, तो हमें बताना है कि उसमें पिरामिडिन बेस कितने होंगे, तो देखो AGTC, ऊपर वाले क्या है, प्यूरिन है, और नीचे वाले क्या है, पिरामिडिन है। जितना A होता है उतना ही T होगा, जितना G होता है उतना ही क्या होता है, C प्रेजेंट होगा, जितना एडेनिन उतने ही थायमिन बेसिस, जितने गुआनोसिन उतने ही साइटोसिन बेसिस। तो इन्होंने बता दिया है कि उसमें टोटल कितने हैं, 1000 है, टोटल कितने हैं, 1000 है। ये 1000 किसको मिला के है, A प्लस T प्लस G प्लस C को मिला के 1000 है। जितना A होता है उतना ही T है, तो T और A बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ A, ठीक है, प्लस G प्लस C इक्वल्स टू 1000। तो 1000 यहां से, ठीक है, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, एडेनिन कितने प्रेजेंट है, 240, तो 2 इंटू में 240 प्लस G प्लस C, तो 240, तो 240 इंटू 2 0 4 8 2 जा 4 480, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। 1000 में से माइनस करेंगे 480 इक्वल्स टू G प्लस C, तो ये कितने आएंगे, 1000 कर दो माइनस, 1000 माइनस 480, तो 10 0, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 4 5 6 7 8 9, तो 520 समथिंग, ठीक है। तो 520 हमारे क्या है, G एंड C मिला के हैं। तो अगर मुझे सिर्फ G पता लगाना है तो G जितना G होता है उतना ही C होता है, तो 520 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ G लिख सकता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 520 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू G, तो 520 का हाफ कितना होगा, 2 2 जा 4 समथिंग लाइक यही होगा क्या, 260, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 260 इक्वल्स टू G। तो अगर G पूछा है तो वो कितना आएगा, 260, C पूछा है तो वो भी कितना आएगा, 260, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा है पिरामिडिन कितने होते हैं। पिरामिडिन का मतलब क्या है, T एंड C मिला के क्या होता है, पिरामिडिन होते हैं ना। तो T की वैल्यू कितनी थी, T की वैल्यू थी 240, C की वैल्यू क्या है 260, ये क्या होंगे, पिरामिडिन के बराबर। तो 240 प्लस 260 0, 6 प्लस 4 10, और 2 2 4 और ये 5, तो 500 इक्वल्स टू पिरामिडिन, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है, चारगाफ रूल के ऊपर बेस्ड है। आंसर देख लेते हैं, ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, इसको इरेज करता हूं मेरे को। कि चलिए आंसर देखते हैं इसका डायरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल के हिसाब से हमें पता है A प्लस G इक्वल्स टू C प्लस T, ठीक है, या फिर आप ऐसे के लिए भी कह सकते हो A G ऑन TC इक्वल्स टू 1, इनका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। द नंबर ऑफ एडेनिन, जो A होता है, एडेनिन बेस होते हैं, वो किसके बराबर होता है, थायमिन के बराबर, ये भी पता है हमें। और जो ग्वानिन बेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, साइटोसिन के बराबर होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है A कितना है, 240, अगर A 240 है तो T भी कितना हो जाएगा, 240। ऑल्सो द नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइड, और ग्वानिन का नंबर किसके बराबर होता है, साइटोसिन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं टोटल कितने हैं, A प्लस T प्लस G प्लस C, ये सब मिला के कितने होते हैं, 1000 होते हैं, सब मिला के कितने होते हैं, 1000, ठीक है। इसमें से हमें G एंड C की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, A एंड T की तो पता चल गई 240 एंड 240, तो यहां पे मैंने लिखा 1000, देखो यहां पे क्या लिख दिया, 1000 माइनस A प्लस T। A कितना है 240, T कितना है 240, दोनों को मिलाएंगे कितना, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 480, दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है 480, और 1000 माइनस 480 कितना आ जाता है 520। तो G एंड C की वैल्यू कितनी है, दोनों को मिला के 520, उसमें से G एंड C दोनों बराबर होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ G लिख के
मैं जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ 260, जितना जी होगा उतना ही क्या होता है, सी होता है, 260 260, तो मेरा जी एंड सी भी आ गया। अब मेरे को ए की वैल्यू पता है, जी की पता है, टी की पता है, सी की पता है, मुझसे क्या पूछा है, पिरामिडिन, और पिरामिडिन क्या होता है, टी प्लस सी होता है, तो टी प्लस सी कर दो तो ये आ जाएगा 500। सिमिलरली ऐसे ही एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 410, तो सी की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 410 हो जाएगी, ए प्लस टी निकाल लोगे। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद से करके देखना है। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये अपना डीएनए का स्ट्रैंड वगैरह है, इसमें आपको पता होना चाहिए एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है एक हेलिक्स का, ये सब पता होना चाहिए। जी एंड सी में कितने बॉन्ड होंगे, ए एंड टी में कितने होंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, देख लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखो, हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक यूकैरियोटिक जीनोम में, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकता हूँ क्या, लेट मी चेक, वन सेकेंड, वेयर आर द पेजेस, यहाँ एक पेज ऐड करते हैं, चलो ये कर लेते हैं। ओके, तो देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, थोड़ा सा एंड दे देता हूँ, डिटेल में तो ज्यादा बताएंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। देखो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है ना, उसमें जब हम यूकैरियोट, जो यूकैरियोट जीनोम होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कोडिंग और एक होता है इसका नॉन कोडिंग जीनोम। ठीक है, कोडिंग जिससे कोड वगैरह बनते हैं, एक कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग जीनोम। ये जो नॉन कोडिंग होता है ये वाला ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोडिंग, कोडिंग वाला कम होता है, नॉन कोडिंग वाला जीनोम यूकैरियोटिक का ज्यादा होता है। ये जो नॉन कोडिंग वाला होता है ना, इसमें से कुछ पार्ट कैसा होता है, रिपीटेटिव होता है। कैसा होता है, रिपीटेटिव, रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यही रिपीटेटिव डीएनए अगर क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है तो इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अगर रिपीटेटिव डीएनए क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज अ टाइप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है, रिपीटेटिव डीएनए का ही एक क्या है, टाइप है। ठीक है, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए, देखो सी ए सी ए सी ए, साइटोसिन एडेनिन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये क्या है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, या फिर रिपीटेटिव डीएनए, वो वाला डीएनए जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे। और वो वाला रिपीटेटिव डीएनए जो क्रोमोसोम के या फिर डीएनए के एंड पे पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए बोल देंगे। ठीक है, तो हो सकता है सिर्फ उसमें दो न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हो, या फिर हो सकता है उसमें ए जी टी सी, ठीक है, ए जी टी सी यू, सॉरी यू क्यों लिख रहा हूं मैं, ए जी टी सी, फिर ए ए, या फिर ए ए सी, फिर ए जी टी सी। देखो ए जी टी सी, फिर ए जी टी सी, फिर ए जी टी सी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो दो रिपीट हो रहे हो, सिर्फ दो ही न्यूक्लियोटाइड, या फिर हो सकता है कुछ चार रिपीट हो रहे हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है ए जी टी सी ए सी, ए जी टी सी ए सी। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः, हो सकता है वो छः छः के पेयर में रिपीट हो रहे हो। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है ना। तो इस हिसाब से सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं। सैटेलाइट डीएनए भी कितने टाइप के होंगे, सैटेलाइट डीएनए भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, और एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। वो वाला सैटेलाइट डीएनए जिसमें 10 से लेके 60 बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। वो वाला सैटेलाइट डीएनए जिसमें 1 से लेके 6 बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ये जो मिनी सैटेलाइट वाला है इसी को हम बोलते हैं वीएनटीआर, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट।
और ये जो माइक्रो वाला है इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन हेल्प करते हैं? वीएनटीआर। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया बता दिया आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि इसी में लोगों को मेनली कंफ्यूजन रहता है कि भाई रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या काम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो सैटेलाइट डीएनए इज अ पोर्शन दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट डीएनए। शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो बार बार में क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। द वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल इन द लेंथ ऑफ देयर डीएनए सैटेलाइट फॉर्म द बेसिस ऑफ। और अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, अब मान लो एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये सी ए सी ए सी ए सी ए 5 बार रिपीट हो रहा होगा, एक इंडिविजुअल इसमें 3 बार ही रिपीट हो रहा होगा, एक है जिसमें 4 बार, एक है जिसमें 500 बार रिपीट हो रहा होगा। तो सब में अलग अलग होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पता लगा के हम यही चीज हमें किस में हेल्प करती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करती है। तो अलग अलग लेंथ वगैरह होती है, फॉर्म्स द बेसिस, यही है बेसिस है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन दैट दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं। द लेंथ ऑफ ईच सैटेलाइट इन डीएनए इज इनहेरिटेड। और ये क्या होती है? इनहेरिटेड होती है कि सी ए कितनी बार रिपीट होगा, ए जी जी सी सी कितनी बार रिपीट होगा, ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स आई हुई होती है। द लेंथ ऑफ सैटेलाइट पोर्शन इज हाईली वेरिएबल, और हाईली वेरिएबल होती है हर इंसान के अंदर। दीज फॉर्म स्मॉल पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी, और डेंसिटी ग्रेडियंट के दौरान अलग अलग पीक्स बनती है जो हमें हेल्प करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। चलिए इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमें बताना है एक्स वाई जेड क्या है इन द गिवन डायग्राम, ठीक है। कि ये एक्स है तो ये क्या है? पेंटोस शुगर एंड टी नाम का क्या है? नाइट्रोजन बेस है, इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे इसको, ठीक है। और क्या पूछा है? वाई पूछा है, तो वाई क्या है? अच्छा, जी एंड फॉस्फेट के बीच में है, तो इसको क्या बोल देंगे? फॉस्फोइस्टर लिंकेज, फॉस्फोइस्टर लिंकेज बोल देंगे, ठीक है। फिर क्या है? जड़ क्या है? जड़ अपने 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज, इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये कुछ नामकरण अपने हो चुके हैं यहां पे। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ क्या? इनसे गिवन मॉलिक्यूल जो बना है वो क्या होगा? तो यहां पे क्या बना है? पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस बना है, इसको ये बॉन्ड की हेल्प से, तो इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। यहां पे एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। एंड ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या बना रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? पॉली। आंसर देख लेते हैं। एक्स वाला क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वाई वाला क्या है? फॉस्फोइस्टर लिंकेज। जेड वाला क्या है? 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एन वाले की हेल्प से क्या, सॉरी एक्स वाले की हेल्प से क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसाइड। वाई वाले की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड, और जेड वाले की हेल्प से क्या बन रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है। 11th क्वेश्चन, व्हाई इज डीएनए मॉलिक्यूल कंसीडर एज बेटर हेरिडिटी मटेरियल एज आरएनए। कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो आरएनए कंपैरिजन में बेटर हेरिडिटी मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड, मोर स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इजीली मतलब इसमें प्रिजर्व रहती है। और क्या होता है? डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होता है जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं रीजन क्या है। डीएनए इज कंसिडर्ड बेटर जेनेटिक मटेरियल, बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए, बिकॉज ये हाईली स्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है, इसकी लो रिएक्टिविटी होती है। आरएनए क्या होता है? वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और इजीली डिग्रेड हो जाता है, लेकिन डीएनए केस में ऐसा नहीं होता। हमने देखा था ना कि हीट किल करने पे भी वो डीएनए खराब नहीं हो रहा था, ठीक है, वापस से उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता था वो दूसरे वाले बैक्टीरिया में। दिस हाई रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए, ये जो आरएनए होता है इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है, किसकी वजह से? क्योंकि एक तो यहाँ पे 2' एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तो इस रीजन से, और दूसरा यहाँ पे यूरेसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आरएनए किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह, एज इन केस ऑफ राइबोजाइम, ठीक है। सारा बता दिया, एक बार आंसर पढ़ लेना। नेम द 3 पॉलीमरेज, 3 पॉलीमरेज बताओ हमें जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और उनके काम बताओ। देखो इसकी ट्रिक होती है रूममेट, रूममेट, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज से, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनेगा? आरआरएनए।
आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनेगा, टीआरएनए। इसकी ट्रिक है। तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। 1 क्या बनाएगा, द आरएनए पॉलीमरेज 1 विल फॉर्म द आरआरएनए। क्या बना रहा है, आर। 2 वाला कौन सा बना रहे हैं, एम, ठीक है। और 3 वाला कौन सा बना रहे हैं, टीआरएनए, ठीक है। 3 वाला कौन सा बना रहा है, टीआरएनए, यहां लिख नहीं रखा, ठीक है। टी वाला, थर्ड वाला क्या बनेगा, टीआरएनए। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद आप तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, जैसे ये वाला एक एक्सपेरिमेंट माइस वाला, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, कि उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe लिया था, उसके 2 वैरायटी ली थी, ठीक है। एक तो बना रहा था स्मूथ कॉलोनी, एक बना रहा था रफ कॉलोनी। जो स्मूथ वाला था वो वायरुलेंट था, यानी बीमारी कोज कर सकता है, निमोनिया कोज कर सकता है। जो आर वाला है वो नॉन वायरुलेंट, यानी बीमारी कोज नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था ना। तो ये वाला तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं आर वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर डालूंगा तो माइस क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। एस वाले को डालूंगा माइस के अंदर तो माइस सर्वाइव नहीं करेगा। अगर मैं हीट किल करने के बाद में एस वाला डालूंगा तो भी माइस सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं हीट किल एस के साथ और आर वाला डाल दूं तो माइस क्या करेगा, मर जाएगा। इससे साबित होता है समथिंग वॉज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। समथिंग वॉज देयर विच कैन ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट। उस समथिंग का ही पता लगाना था, वो क्या था, वो क्या था, डीएनए था, ठीक है। डिफाइन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में बताना है, किसने बताया था एंड कैसे बताया था। द ट्रांसफॉर्मेशन इज मोड ऑफ एक्सचेंज। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एक्सचेंज होता है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। इसने क्या लिया था, टेस्टेड द वायरुलेंस ऑफ ट्रू स्ट्रेन ली थी डिप्लोकोकाई की, जिससे इसने ट्रांसफॉर्मेशन शो की थी। वैन इसने एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को जब माइस में डाला तो माइस मर गए निमोनिया की वजह से। जब आर वाला डाला तो माइस बच गया। एस वाला जब हीट किल करके डाला तो माइस बच गया। लेकिन जब उसने मिक्सचर डाला हीट किल और आर स्ट्रेन का तो माइस मर गया था। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट ग्रिफिथ कंक्लूडेड, ग्रिफिथ ने क्या बोला, हीट किल जो एस बैक्टीरिया है मस्ट कन्वर्ट, वो क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा आर वाले बैक्टीरिया को एस के अंदर, ठीक है। इसी को उसने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, यही बना सकते हो, आपको डायग्राम नहीं बना पाओ तो। स्टेट द 4 क्राइटेरिया विच अ मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल्ड। अगर किसी मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल होना है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहली बात तो ये वो खुद की कॉपी जनरेट करना चाहिए। प्रोटीन तो नहीं कर पाता, ठीक है, डीएनए आरएनए कर पाता, लेकिन प्रोटीन नहीं कर पाता ना, तो रेप्लिकेशन करना चाहिए। केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, तो डीएनए ज्यादा केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए और स्लो म्यूटेशन के वहां पे चांसेस होने चाहिए। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट के काम बताने, फोरेंसिक लैबोरेटरी में काम आता है, पेरेंटल डिस्प्यूट सॉल्व करने के काम आता है, और इवोल्यूशन वगैरह पता लगाने में भी हेल्प करता है। हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमसे पूछा था, इसने क्या लिए थे, बैक्टीरियोफाजे लिए थे। बैक्टीरियोफाजेस वो वाले वायरस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। उसने 2 कल्चर मीडियम में इन वायरस को उगाया, एक तो S35 में उगाया और एक को P32 वाले में आइसोटोप में इन्होंने उगा दिया था। अब ब्लेंडर का यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज किया और पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। देखो इन्होंने ऐसा कुछ लिया था, वायरस है, एक के पास तो S35 और एक के पास क्या है, P32 है। डीएनए जो होता है उसका ना फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो जिसको इसने P32 पे ग्रो किया उसका फॉस्फोर, वो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। जिसको इसने S35 में ग्रो किया और प्रोटीन में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, सल्फाइड लिंकेज होती है, तो उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो चुका है। उसका प्रोटीन क्या हो चुका है, रेडियो एक्टिव हो चुका है। और इस वाले में डीएनए क्या हो चुका है, रेडियो एक्टिव हो चुका है P32 की वजह से। जब इसने इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरिया वगैरह में, फिर उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया, उनको अलग करवा दिया, फिर जब इसने रिजल्ट चेक किया तो इसने देखा कि वो वाला बैक्टीरिया जिसको इसने P32 वाले वायरस के साथ ट्रीट करवाया था, उस बैक्टीरिया के अंदर इसको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन वो वाला बैक्टीरिया जिसको इसने S35 पे ग्रो करवाया था, उस वायरस से ट्रीट करवाने पे इसको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिली। इससे साबित होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कौन है, डीएनए है। तो ये हो चुका था, ठीक है, ये बना देना। फिर ये वाला भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली 5 मार्क्स में आ सकता है।
कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के, मान लो एक डीएनए स्ट्रैंड था, उसको मैंने एक इकोलाई था, उसको मैंने ग्रो करवाया N15 नाम के आइसोटोप के ऊपर। यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ हैवी आइसोटोप है। 20 मिनट के बाद में फिर मैंने उसको ग्रो करवाया था किस पे, N14 वाले आइसोटोप के पास। तो उसके डीएनए के मेरे को क्या देखने को मिला, N14 N15 दोनों स्ट्रैंड देखने को मिले। फिर और 20 मिनट के बाद में, यानी टोटल 40 मिनट हो गई, फिर मैंने उसको फिर से N14 वाले नाइट्रोजन के आइसोटोप पे ग्रो करवाया। तो उसके कुछ स्ट्रैंड में तो मेरे को N14 देखने को मिला, कुछ में हाइब्रिड टाइप के देखने को मिले। ठीक है, इससे समझ में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक तो पुराना स्ट्रैंड रहता है और एक वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रहता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, ठीक है, लैक ऑपेरॉन बना देना आप, ऐसे बॉक्स बनाना, उसमें लिखना पीपो, PIPO, पीपो, ZYA, पीपोजोया, पीपोजोया। ठीक है, आई वाला क्या बनाते हैं, एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाकर, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर जोन के साथ बाइंड कर जाएगा, और लैग ऑपरेनो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। लैग ऑपरेनो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। लैग ऑपरेनो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर जैसे कि लैक्टोज, तो यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बना, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बना, लेकिन जो इंड्यूसर था वो किसके साथ बाइंड कर गया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव। अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, तो ये वाला आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके लैक एमआरएनए बनाया, उससे जेड से क्या बना, बीटा गैलेक्टोसाइड, वाई से परमीएज, और ए से ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, इन सबका फॉर्मेशन हुआ। याद कर लेना कि इसमें इंड्यूसर कौन होता है, ठीक है, और इनहिबिटर कौन है, जेड से क्या बनेगा, वाई से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा। इंड्यूसर की तरह कौन काम करता है, या तो लैक्टोज काम करेगा इंड्यूसर की तरह, या तो कौन करेगा, लैक्टोज करेगा, या फिर एलेक्टोज करेगा। ग्लूकोज वगैरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये सब डिटेल में कराना है तो कमेंट कर देना कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट, लैक ऑपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंट, डिटेल में एक बार बता दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन बताने थे आपको इंपॉर्टेंट, तो इतना टाइम भी नहीं था, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।